यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे इलिमिनेशन रिएक्शन को लेके, ठीक है। और इलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने कुछ कैटेगरी जो डिस्कस करी थी, ठीक है। इसमें इलिमिनेशन में फर्स्ट बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्फा इलिमिनेशन, ठीक है, ये हो चुका है। सेकंड बचा था आपका बीटा इलिमिनेशन, जिसको हम लोग अल्फा बीटा इलिमिनेशन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग 1-2 इलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा इलिमिनेशन को हम लोग 1,1 या फिर इसे हम बोल सकते हैं बच्चों अल्फा अल्फा इलिमिनेशन, ठीक है। बिकॉज यहाँ से एक ही कार्बन से इलिमिनेशन होता है, यहाँ पे एडजेसेंट से होता है। फिर बीटा इलिमिनेशन की कुछ कैटेगरीज थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों E1 इलिमिनेशन, नेक्स्ट इज E2 इलिमिनेशन, अभी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बच्चों EICB, जिसको हम लोग E1CB भी बोलते हैं, यस। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों देखो इवन इलिमिनेशन में कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए भी थे, इसके मैकेनिज्म सेक्शन में डिस्कस किए थे। E2 और ये जो A1CB है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि हमें कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना होगा, तो E2 और E1CB के साथ, ठीक है। बिकॉज E2 और E1CB अप्रोक्स बेटा एक जैसे ही होते हैं, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, बस उस डिफरेंस को समझना होगा कि कहाँ पे E1CB हो जाएगा और कहाँ पे आपका E2 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कंडीशंस दोनों की बिल्कुल एक जैसी मैच करते हैं, इसलिए हम लोग E2 को ज्यादा फोकस करेंगे और E1CB को भी अधिक फोकस करेंगे। अगर एलिमिनेशन की बात करें तो आपको जब एग्जाम देना होगा तो उसमें रिवीजन, तो रिवीजन पर्पज से बच्चों क्या करना होगा, हमें E2 और E1CB को देख के बिल्कुल जाना होगा, ठीक है। अगर हम E1 को नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं चलेगा, बिकॉज E1 से इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, ठीक है। ये भी आपको बता देते हैं। तो हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा रिवाइज सेक्शन किया है कि अल्फा एलिमिनेशन के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी बच्चों कि हम एक ही कार्बन से क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ सीन था, क्लोरोफॉर्म मैंने आपको दे रखा था, ठीक है। इसके मैंने बाकी अदर भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए थे, और यहाँ बच्चों अपन ने फॉलो किया था इस तरीके से, ठीक है। और हीट आपका यहाँ पे ऑब्वियसली हीट तो रहेगा ही, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन इस OH के साथ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो कंपाउंड मिलेगा ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ठीक है, क्लोरीन 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 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ से क्लोरीन आपका एलिमिनेट होगा, और फिर यहाँ से आपको मिलेगा क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन का यूज है अभी बाद में आएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के अंदर, वहां पे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने बात करी थी बीटा एलिमिनेशन के अंदर, ठीक है, जो पहले हो चुका है उसी को थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन लोग ट्रैक पे आ जाएंगे जहां से हमें कंटिन्यूस करना होगा। बीटा एलिमिनेशन हम लोगों ने बात करी थी भाई एडिशेंट पोजीशन से, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हेलोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके साथ यहाँ से आपका ये H पार्ट रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिलीज करेगा, यहाँ से आपका X आएगा बाहर, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसके मैकेनिज्म सेक्शन है कि यहाँ पे हम एरो पे क्या लिखें, तो बच्चों बेस, और बेस वो कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपका एल्कोहलिक OH है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आएगा। जैसे आपका सोडामाइड है NaNH2 है, ठीक है, ये भी आपकी स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आता है NH2 माइनस। अगर बेसिक नेचर की बात करें तो बच्चों NaNH2 काफी अच्छा बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज एल्कोहलिक OH, लास्ट इज एक्वस KOH, ठीक है। ये कुछ बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। बहुत सारे बेस अलग अलग यूज किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, NaNH2 है, एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH है, इनके ऊपर बहुत सारी एक्शंस आती हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि NaNH2 हमारा मोर स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, आपका सीक्वेंस है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, और लास्ट आपका है एक्वस KOH,
ठीक है। और इसके बाद बात कर की थी बच्चों मैंने यहाँ पे कि जो आपका बीटा एलिमिनेशन उसमें कौन सी कैटेगरी थी, तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी आई थी ईबन। ईबन को मैंने बोला था बच्चों यूनिमोलिकुलर, ये बन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, ठीक है। जिसमें आपका जो रीडिटरमिनिंग स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दे लो एक बार। कार्बन कार्बन यहाँ पे CH3, बिकॉज ये बिल्कुल एसएल बन की तरह फॉलो करता है, एसएल बन का जो मैकेनिज्म है उसी की तरह ही फॉलो करता है, यहाँ पे हीट मिलती है एक्स्ट्रा। तो एसएल बन का ऑर्डर क्या था बच्चों, थर्ड डिग्री सबसे अधिक था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग। तो मैंने थर्ड डिग्री वाला ही ले लिया है, यहाँ से एक लीविंग ग्रुप है एक्स, है ना, और यहाँ पे हम लोग जब एक्स को एलिमिनेट करेंगे बच्चों, तो यही आपकी होगी स्लो स्टेप, ठीक है। और स्लो स्टेप हमेशा कैसी होती है, आरडीएस होती है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको डिस्कस किया है मैंने। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3 कार्बन, CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज, एक्स माइनस बाहर जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा कि यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा कि यहाँ से आपका जो बीटा पोजीशन बताई थी कि बीटा 1 है, बीटा 2 है, ये बीटा 3 है, एल्फा, मतलब जिससे अटैच कार्बन से अटैच आपका जो लिविंग ग्रुप है वो तो एल्फा कार्बन, बाकी सारे के सारे आपके बीटा होते हैं। तो वहां से निकाल दो आप हाइड्रोजन बाहर। और शेरज़र और हॉफमैन मेजर कौन सा होगा वो भी आपको बताया है, ठीक है। जब स्मॉलर जब ग्रुप अटैक करते हैं, जब स्मॉलर स्पीसीज अटैक करती है, बेस अटैक करते हैं, तो उस केस में जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर ब्रांच्ड होगा, वो है ना, वो आपका शेरज़र होगा, बाकी दूसरा वाला हॉफमैन होगा। और यहाँ पे जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन, तो बोल सकते हैं कि वो आपका मेजर आंसर होगा, ठीक है। लेकिन जो कार्बोकैटायन बनता है ना, इसका रीअरेंजमेंट होगा, इसका रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बेस लेके आऊंगा तो बेटा फाइनली यहाँ से आप आंसर बना सकते हो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 एंड आपका यहाँ से CH3, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये इवन जो मैकेनिज्म है वो आपका 2 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। जो इवन मैकेनिज्म था वो आपका 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है आपकी आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। मैंने रेट को अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को dx डिवाइड बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, नाउ दिस इज के, ठीक है, और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट इसकी पावर 1, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट दिखता है ना, तो उसकी पावर 1 हो जाती है। तो 1 होने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर यहाँ पे आपका हो गया है 1, ठीक है। तो इवन का जो आपका ऑर्डर है देखो 2 स्टेप प्रोसेस है, पहली स्टेप आपकी आरडीएस होती है, ठीक है, उसके रेट को हम लिख सकते हैं dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सबस्ट्रेट ही मिलता है, एक ही मिलेगा आपको रिएक्टेंट, उसकी पावर आपकी 1 हो जाएगी, है ना। और दूसरा यहाँ पे एक ही सबस्ट्रेट पार्ट कर रहा है स्लो स्टेप के अंदर, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, ऑर्डर भी 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी। बट यहाँ पे अगर रेट के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन आपको गिवन कंपाउंड से बताना है कि इवन जो रिएक्शन है उस इवन रिएक्शन का रेट का ऑर्डर क्या होगा गिवन कंपाउंड में, तो प्लीज बच्चों फॉलो कर सकते हो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ठीक है, उसके बेस पे भी आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओ। बात समझ में आ रही है। बट मेजर माइनर एल्किन कैसे मिलेगा, वो हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से फॉलो करेंगे, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से। और बाकी रेट के बारे में क्वेश्चन आता है कि इवन का रेट किसके साथ फास्ट हो गिवन रिएक्टेंट में, तो प्लीज बच्चों फोकस किस पे करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक पॉइंट ये लगता है कि सर ये dx बाई dt हम अपन कैसे लिख देते हैं, dx बाई dt, इसका मीन थोड़ा समझ नहीं आता है, तो एक ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना, ये थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात करते हैं, तो मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ए है, ये आपका 0 है, ठीक है। टी टाइम बाद हम मान लेते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कितना हो गया है, सपोज a माइनस एक्स, एक्स पार्ट बाहर गया, तो एक्स का यहाँ फॉर्मेशन होगा, भाई एक्स पार्ट यहाँ से बाहर गया है ना, तो एक्स इधर आपका बी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज ए प्रोडक्ट। तो चेंज चेंज देखो, चेंज प्लीज बच्चों चेंज देखते हैं अपन, ए आपका यहाँ से रिएक्टेंट है, बी आपका यहाँ से प्रोडक्ट, चेंज देखो। तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे क्या था, ए का कॉन्सेंट्रेशन ए था, टी टाइम बाद क्या बेटा ए माइनस एक्स हो गया है, तो चेंज कितना होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, तो इट इज क्लियर। हमें चेंज निकालना है, तो चेंज कितना आएगा बताओ जरा यहाँ पे, और इसका चेंज कितना होगा, भाई बी इनिशियली क्या था, बी इनिशियली 0 था, ठीक है, टी टाइम बाद एक्स हो गया है,
तो इसका चेंज क्या होगा, एक्स ही तो चेंज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका भी चेंज क्या आएगा, एक्स ही चेंज निकल के आएगा। अरे माइनस कर रहे हैं सिर्फ, है ना? बात समझ में आ रही है? अरे भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल ना, ये तो मैनेज तो करना है। बिल्कुल, दोनों में तो एक्स से आया ना। तो आपको पता समझ में आता है क्या, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ए का जो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम वो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब चेंज कितना दिख रहा है, एक्स ना। और इसका कितना दिख रहा है, ये भी तो एक्स दिख रहा है, बी का भी, तो इसलिए हम dx by dt लिखते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? केमिकल काइनेटिक्स में हर जगह dx by dt लिखता है, लेकिन समझ नहीं आता कि dx by dt होते क्या है। होता ये है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो a का कॉन्सेंट्रेशन a है, t टाइम बाद a माइनस एक्स होगा। d का कॉन्सेंट्रेशन 0 था, उसका x होगा। चेंज निकालेंगे, तो चेंज निकालेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई चेंज निकालेंगे तो इसका चेंज निकालो जरा, एक सेकेंड। इसका चेंज निकालेंगे तो x माइनस 0 करेंगे सीधा। अरे भाई ये x माइनस 0 ना, तो कितना हो जाएगा, x निकल के आ जाएगा। इसलिए इसका भी चेंज चेंज कर लेते हैं, तो a माइनस एक्स माइनस ए करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहाँ पे जब हम चेंज की बात करें, ये आपका रिएक्टेंट है, बात क्लियर हो रही होगी। और प्लस माइनस का सिंबल सिर्फ वही है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा भाई, ए से ए कैंसिल कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? ठीक है। और फाइनली यहाँ से हम क्या मिलेंगे, एक्स की तो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस सब क्या डिपेंड करता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए हम उसको dx by dt लिखते हैं, जो इवन में लिखा था मैंने अभी, dx by dt। हाँ, तो dx by dt इज इक्वल टू कि आपका जो आपका रेट कांस्टेंट है और बाकी आपका यहाँ पे आया था सबस्टेट, उसकी पावर 1। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी बोथ आर 1। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, प्लीज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस आता है, स्टेबिलिटी में क्वेश्चंस आता है, आपको इस तरीके से करना है। तो उसके बाद मैंने बताया था कि मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करना है तो सेट जीरो। ठीक है, मेजर को डिफाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ सेट जीरो। ठीक है, सेट जब रूल को लगा लेना है और यहाँ से आंसर मिल जाएगा। मैंने बताया सेट जब का मतलब बच्चों क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब बेटा वहां पे ज्यादा आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, तो वही क्या होगा, हमारा मेजर आंसर होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर कौन सा होगा, हॉफमैन। तो हॉफमैन आपका माइनर हो जाएगा। ठीक है, यस, या मोर स्टेबल बोल लो, मोर स्टेबल एल्कीन इज योर सेट जब प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ सकता है कि जो आपका इवन एलिमिनेशन है वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो मेरा आंसर होगा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। नहीं, स्टीरियो स्पेसिफिक है। आपको मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, याद करो, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टर्म यूज किए थे, वहां पे इनको एक्सप्लेन किया था। तो ना तो ये रिएक्शंस आपकी एलिमिनेशन में इवन कैटेगरी जो है वो ना तो आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, ना ही स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। मतलब यहाँ से कोई भी आइसोमर्स वाली जो कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर्स वाली, वो जनरेट नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? इट इज क्लियर? बिकॉज एल्किन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको देना है स्टीरियो स्पेसिफिक है, ना ही स्टीरियो सेलेक्टिव है। प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो E1 का पार्ट समझ में आ गया होगा, अल्फा एलिमिनेशन क्लियर हो गया होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये हमने रिवाइज किया इसे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं E2। तो E2 के ऊपर, अच्छा, E2 को थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा बेसिक मैकेनिज्म हम ले रहे हैं और जरा ध्यान से प्लीज समझना। ठीक है बच्चों, इजी है। ठीक है, यस, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, मैंने एल्केन लिया है और यहाँ बच्चों प्रेजेंट है लीविंग ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन। अब पता है कि जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन बच्चों क्या बोलेंगे, अल्फा। और ये आपका हो जाएगा बीटा। प्लीज ध्यान देना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन का सेकंड पार्ट है बच्चों E2 एलिमिनेशन, करेक्ट है। और इसके सामने बच्चों हम लोग ऑब्वियसली बेस यूज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस यूज कर लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूँ। तो बच्चों क्या करेगा, जल्दी से बताओ। ये बी माइनस बच्चों बेस करेगा, ये बड़ा सर्च करेगा एस्टिक हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस H प्लस आयन को लेके बाहर जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे बात सुनना ध्यान से। होता कुछ यूं है, क्योंकि ये जो बेस होता है बच्चों वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग बेस होता है। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, H प्लस की फॉर्म में जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी, अब देखो ये H प्लस की फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो ये बी माइनस का करता है बेटा, H के साथ बॉन्ड बनाता है। हाँ, दो चीजें एक साथ होती हैं, वो समझना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कार्बन होगा और इसके साथ यहाँ पे कार्बन, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिविंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इसको डैश करके डिजाइन करता हूँ, क्योंकि कौन से बॉन्ड आपके ब्रेक कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड आपके फॉर्म हो गए, न्यू बॉन्ड।
ठीक है, डॉट डॉट करके, तो ये लीविंग ग्रुप भी बाहर जाएगा। यस, तो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, जो बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, कौन कौन से क्या होगा बताऊंगा। यहाँ से आपका प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यस, ये आया बेस, उसने बनाया यहाँ पे बॉन्ड। अब समझना हो क्या रहा है यहाँ पे, वो कुछ यूं रहे, वो कुछ होता कुछ यूं है बच्चों कि यहाँ से जब बी जो माइनस होगा बेस, ये जाएगा बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे अपने एक नया बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैंने टिक लगाया है मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये क्रॉस किया है मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे करेक्ट टिक लगा रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ, कार्बन कार्बन, ये नया बॉन्ड आपका जनरेट होगा। और यहाँ से जो लीविंग ग्रुप बना हुआ है, लीविंग कार्बन और लीविंग ग्रुप, ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक होगा। तो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे वो समझो जरा। लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा ऑब्वियसली, एलजी माइनस की फेज में वो तो आपका बाहर जाएगा ही, तो एक तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से सिग्मा को लेके जाएगा लीविंग ग्रुप, तो इसके पास क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। अब ये पॉजिटिव को बेटा बैलेंस करने के लिए क्या होगा, प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन जो ये दिख रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड करेगा आपका यहाँ से ब्रेक, ये दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे। नया बॉन्ड फॉर्म कौन सा होगा, तो आपका बीएच बॉन्ड नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एट ए टाइम होता है, एक साथ ही होता है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस डाला गया है। ठीक है, ओके। तो ये यही आपकी है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इट इज एंटी एलिमिनेशन, दिस इज एंटाई बोलते हैं, एंटी बोलते हैं, ठीक है, किसी तरीके से बोल सकते हो। और यही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, या आपका यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन सेक्शन होगा, आप देख सकते हो। बिकॉज ये जो बेस होगा ना बच्चों, ये हम बल्कि बेस को फॉलो करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये इधर से तो अटैक कर नहीं सकता ना, ये अटैक कहाँ से करेगा बच्चों, बैक अटैक करेगा बेस, देखो यहाँ से दिख रहा है। तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन है ना, वो हमेशा जिधर लीविंग ग्रुप लगा होगा उसके अपोजिट साइड से हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये बात आपको समझ रही है। ठीक है, E2 में जिधर आपका लीविंग ग्रुप लगा होगा उसके अपोजिट साइड से आपका हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने एंटी एलिमिनेशन को फॉलो किया है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, एंटी एलिमिनेशन होगा। दूसरे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस होने की वजह से ये जो आपका एलिमिनेशन है वो एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ओके। और यही जो आपकी है ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, जो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट वर्ड इज एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन आपका डेफिनेटली यहाँ से प्रोसीड होगा। ठीक, तो रिजल्टेंट आंसर क्या बन जाएगा, बीएच बाहर चला गया है, लीविंग ग्रुप बाहर चला गया है, तो बचा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन हुआ है, तो ये वाला सेक्शन आपको इस तरीके से मिलेगा, जो भी ग्रुप लगे मिलेंगे कुछ यूं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ प्लीज ध्यान देना कि आपका E2 के अंदर क्या होगा बच्चों, एंटी एलिमिनेशन होगा। तो जनरली आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रांस वाले प्रोडक्ट आपको जनरली देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे बच्चों, ट्रांस वाले प्रोडक्ट आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर भी बच्चों समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं मैकेनिज्म सेक्शन, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो जो E2 आपका जो रिएक्शन होता है, E2 एलिमिनेशन, इट इज एक्चुअली वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस। हम लोगों ने देखा ट्रांजिशन स्टेट एक ही फॉर्म हो रही थी, वन स्टेप प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यहाँ पे क्या होगा, dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रेट कांस्टेंट के, और एक ही स्टेप में था, वहां सबस्टेट भी मिल रहा था एज वेल एज बच्चों बेस भी मिला था, दोनों ही चीजें मिली थी। इवन के अंदर सिर्फ सबस्टेट ही मिलता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी क्या होने वाला है। तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा ये 1, और यहाँ से 1, तो 2 आपका यहाँ से इसका ऑर्डर हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलिटी की बच्चों बात करेंगे, तो इसकी मॉलिक्यूलिटी बच्चों कितनी होगी, 2 होगी, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक आपका सबस्ट्रेट मेन रिएक्टेंट और दूसरा आपका बेस। इट इज क्लियर। और अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है रेट ऑफ E2, सपोज क्वेश्चंस गिवन है आपको 4 to 5 कंपाउंड आपको गिवन है, और वहां पे आपको बताना है कि E2 का रेट हमारा फास्ट कहाँ पे होगा। इवन में हम लोगों ने बात करी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस को लेके आंसर निकालना है। यहाँ बच्चों फोकस करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस पे लेके, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जहां पे जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, जहां पे जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उस गिवन मेन सबस्ट्रेट के अंदर आपका E2 का जो रेट होगा उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस को लेके हम फोकस करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है।
ओके, अब यहाँ से मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बच्चों डेफिनेटली डिफाइंड बाई शेरजेफ रूल एंड हॉफमैन रूल। ठीक है, शेरजेफ और हॉफमैन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, मेजर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? एंटी इलिमिनेशन होगा, बताया मैंने, E2 के अंदर क्या होगा बच्चों, एंटी इलिमिनेशन होगा। जब एंटी इलिमिनेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, ट्रांस मिलेगा, राइट? ट्रांस और सिस जनरेट हो जाएंगे। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो रहा है ना रिएक्शन, रिएक्शन स्पेसिफिक कैटेगरी में जा रहा है ना, तो इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट, एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव। तो जो E2 होता है वो आपका दोनों होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है। बट इवन आपका स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होगा, नहीं स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। और अगर अगर आपके यहाँ पे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो भी इन टर्म्स का यूज करने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं इसे कैटेगराइज करता हूँ, ध्यान देना बच्चों। मैंने लिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और एक्स यहाँ पे क्या है आपका लिविंग ग्रुप है। थोड़ा सा मैं इसे जनरलाइज करता हूँ, ध्यान देना। मैंने बच्चों इसको बोला है, सपोज ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। आपको पता है एल्काइल हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, करेक्ट है। और यहाँ से आपका प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप, और इसके साथ मैंने बच्चों यहाँ पे ऐड किया है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NU माइनस, जिसको अपन बेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये फर्स्ट है। सेकेंड मैंने यहाँ पे फॉलो किया है सॉल्वेंट, और थर्ड बच्चों पॉइंट लिखा है मैंने हीट। ध्यान देना, मैं कुछ चीजों को कंपेरिजन करने वाला हूँ, SN2 SN2 E1 E2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, बेस है। और यहाँ से आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो SN1 का भी बन सकता है, SN2 का भी बन सकता है, E1 का भी बच्चों फॉर्म हो सकता है, और E2 का भी फॉर्म होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, है ना, हीट वगैरह यूज नहीं होगी, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन की तरफ आंसर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हीट यूज करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा, इलिमिनेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, गिवन बेस इफ वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो डेफिनेटली आंसर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। गिवन कंपाउंड गिवन बेस, अगर वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ वर्क करेगा तो इलिमिनेशन की तरफ आंसर जाएगा। नाउ कम सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट भी डिसाइड करते हैं, है ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटेक्ट सॉल्वेंट, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सेक्शन होना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। हीट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका इलिमिनेशन की तरफ ही हमारा आंसर शिफ्ट करेगा। लो टेम्परेचर करेंगे तो भी इलिमिनेशन होगा, हाई टेम्परेचर करेंगे तो इलिमिनेशन में आपका E2 सेक्शन जाएगा। ठीक है, ओके। और 20 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे, 20 तक करेंगे तो हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन होगा, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यही 3 फैक्टर्स हैं जिसको मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। तो सबसे फर्स्ट बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट। फर्स्ट हेडिंग लेते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के अंदर अगर बच्चों हमारा 1 डिग्री, ये जो रिएक्टेंट गिवन है ना, ये रिएक्टेंट है, अगर ये 1 डिग्री होता है तो हमारा आंसर कैसे बनेगा, बताओ बच्चों। SN1 होगा, SN2 होगा, क्या होगा प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये तो SN2 हो सकता है, या फिर आपका E2 से आंसर निकाला जाएगा। ध्यान दो प्लीज। अगर हमारा बच्चों यहाँ पे रिएक्टेंट 1 डिग्री हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर 3 डिग्री होगा तो बच्चों कहाँ जाएगा, E1 से जाएगा ना, मैंने बताया था, कार्बोकेटाइंस वाला स्टेट E1 के थ्रू जाएगा। अगर रिएक्टेंट 1 डिग्री है, ये रिएक्टेंट 1 डिग्री है, थोड़ा पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, थोड़ा समझो इसे, है ना। अभी क्वेश्चन सुनूंगा, इसके समझ में आएंगे, पहले पॉसिबिलिटीज की बात कर लें कि कौन कौन से आंसर किस तरीके से बन सकते हैं, पहचाना तो सीखें कि गिवन रिएक्शन में कौन सा हमारा कंपाउंड किस तरीके से बन सकता है। या तो अगर रिएक्टेंट 1 डिग्री की बने तो SN2 वाला बन सकता है प्रोडक्ट, या बच्चों E2 वाला बन सकता है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया? यस। अगर बच्चों रिएक्टेंट हमारा 2 डिग्री है तो मुझे बताओ जल्दी से कौन कौन से आंसर बन सकते हैं, हमारा रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगा। तो आपको पता है 2 डिग्री है तो हर तरीके से प्रोसीड कर सकता है, SN1 से भी हो सकता है, यस, SN2 से भी हो सकता है, E1 से भी हो सकता है, और E2 से भी हो सकता है। इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। अभी कंडीशंस यहाँ पे बताऊंगा ना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से और आंसर बनेंगे। पहले समझ लो केसेस के बारे में। कोई अगर ये बोले कि बच्चों 1 डिग्री से आपको E1 बनाना है, E2 बनाना है, मेरी बात सुनना, मैं पूछूं कि 1 डिग्री से E1 E2 में से कौन सा मिलेगा, तो आंसर E2 की तरफ फेवरेबल कंडीशन होगी। मैं बोलो SN2 में से आप कौन सा बना सकते हो, तो SN2 बनाओगे 1 डिग्री से, ठीक है, SN1 नहीं बन सकता। 2 डिग्री से बात करें, सब कुछ बन सकता है। जब यहाँ से सब कुछ बन सकता है तो बाकी फैक्टर्स चेक करेंगे, सॉल्वेंट और हीट। यस, अब बात करते हैं अगर हमारा रिएक्टेंट थर्ड, रिएक्टेंट हमारी 3 ही कैटेगरी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री होगा तो बच्चों आंसर कैसे बनेगा,
तो थर्ड डिग्री में हमारा आंसर बहुत ही क्लियर है कि SN1 से जाएगा और बच्चों यहाँ से E1 से जाएगा। ठीक है, ये दो आपके मेजोरिटी के साथ होंगे, लेकिन बहुत बारी यहाँ से आंसर E2 के भी प्रोसीड होते हैं। वो कैसे होते हैं बताएंगे। अगर हम आप स्ट्रॉन्ग हीट यूज कर देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर देंगे, तो E2 से भी आंसर आपके प्रोसीड होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, परफेक्ट यहां तक समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट? यस। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप के बेस पे हमारा देखेंगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। अगर बच्चों जो लीविंग ग्रुप है अगर वो वीक होता है, लीविंग ग्रुप अगर वीक होता है, तो वीक लीविंग ग्रुप का मतलब क्या है? जो इजिली बाहर ना जाए, इजिली एलिमिनेट ना हो। ठीक है, यस। तो वीक लीविंग ग्रुप की बात करें, जैसे बच्चों यहाँ पे लाइक फ्लोरीन अभी इवन सीबी में आएगा, है ना। इवन सीबी के अंदर हम लोग वीक लिविंग ग्रुप का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो वीक लिविंग ग्रुप का यूज करते हैं वहां पे, तो हम बताएंगे वहां पे कि इवन सीबी कैसे प्रोसीड होगा। तो जैसे बच्चों मान लिया मैंने फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका वीक लिविंग ग्रुप ही है। तो अगर वीक लिविंग ग्रुप अगर बच्चों मिल रहा है तो हमारा आंसर होगा E2 से। किससे होगा आंसर? E2 से। बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो बच्चों आंसर कहां से जाएगा? E1 से चला जाएगा। ठीक है, और कार्बोकेटाइंस फॉर्म हो जाएगा। और E2 से जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा इट इज हॉफमैन। तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। थोड़े से रिलेशन को समझ रहा हूं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगर बच्चों यहाँ पे क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है या फिर आयोडीन आता है, अगर ये लिविंग ग्रुप आते हैं, ये वाले लिविंग ग्रुप, तो फिर हमारा आंसर यहाँ से E1 से भी जा सकता है, E2 से भी जा सकता है, SN1 से भी प्रोसीड हो सकता है और बच्चों SN2 से भी प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, यस। अगर हमारे लिविंग ग्रुप ये होंगे, लेकिन अगर बच्चों फ्लोरीन आता है तो E2 से प्रोसीड होगा। E2 से भी प्रोसीड होता है, जहां पे मैं एरो करके लिखता हूँ E1CB। E1CB बताऊंगा, थोड़ा इसका डिफरेंट पाथवे होता है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होता है E1CB का, उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वीक लिविंग ग्रुप बच्चों E2 और E1CB दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। और वहां पे E1CB के अंदर में ना हॉफमैन इज ऑल्सो ए मेजर प्रोडक्ट, E2 के अंदर भी हॉफमैन इज ऑल्सो ए मेजर प्रोडक्ट। करेक्ट है? ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गिवन कंपाउंड, पहले मैंने सबस्ट्रेट के बारे में बताया, एल्काइल पार्ट के बारे में, 1 डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर लिविंग ग्रुप को लेकर मैंने आपको डिस्कशन किया है। अब बच्चों मैं बताने वाला हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल या जो बेस, उसके ऊपर समझते हैं। अगर बच्चों न्यूक्लियोफाइल या जो बेस अगर चार्ज है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, तो बेटा आंसर कहां से प्रोसीड होगा? भाई स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो SN2 से प्रोसीड होगा या फिर E2 से प्रोसीड होगा। समझ में आया? अगर बच्चों में न्यूट्रल होते हैं, लिसन केयरफुली, अगर वो न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो आपको पता है कि हमारा आंसर E1 और SN1 को प्रोसीड करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में भी समझ में आ गया? करेक्ट, ओके। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉल्वेंट। ठीक है, जो भी आपको एरो पे दिया जाएगा उसके बारे में एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट बच्चों पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा आंसर कैसे जाएगा, या तो SN1 से जाएगा बच्चों या फिर E1 के थ्रू जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर आपका पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, एसीटोन वगैरह जो होते हैं, DMSO, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोटॉन नहीं मिलेगा बट पोलरिटी बच्चों मिलेगी, तो हमारा आंसर प्रोसीड होगा SN2 से या फिर बच्चों प्रोसीड होगा E2 से। ठीक है, यस, ये होगी बच्चों सॉल्वेंट के बारे में कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट को लेकर। तो हीट को जरा समझाते हैं। अगर बच्चों टेम्परेचर लो दे रखा है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों? SN1 होगा या फिर SN2 होगा। आपको पता है कि लो टेम्परेचर पे हमारा जो आंसर होगा वो सब्स्टिट्यूशन वाला ही हो सकता है। और अगर बच्चों हमारा हीट हाई हो जाता है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, लो टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, अगर हाई बच्चों हो जाता है तो इलिमिनेशन को ही आएगा। बिकॉज हाई टेम्परेचर पे आपका जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होता है वो मोर स्टेबल पाथवे को सेलेक्ट करता है, राइट, मोर स्टेबल पाथवे को सिलेक्ट करता है। तो हाई हीट पे, हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन को बताया था कि ऐसा क्यों करता है, बिकॉज इलिमिनेशन बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट, आपको बता चुका हूं मैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपको फिजिबिलिटी करनी है, स्पॉन्टेनियस नेचर खोजना है एंडोथर्मिक के अंदर, तो यू हैव टू सप्लाई द हीट। आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो एलिमिनेशन होगा लो टेम्परेचर में बेटा, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका लो टेम्परेचर वर्क करेगा, तो वहां पे आपका जो मेजोरिटी में आंसर मिलेगा वो आपका लो टेम्परेचर पे आपका सब्स्टिट्यूशन वाला आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है?
ओके, इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस फॉलो किया गया है तो हमारा आंसर डेफिनेटली E1 और E2 से ही प्रोसीड होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल और वीक बेस फॉलो करता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल या फिर बच्चों हम लोग वीक बेस फॉलो करते हैं, तो हमारा आंसर जनरली SN1 और SN2। ये तो जो हम बता रहे हैं ये बेटा ऑलवेज फिक्स नहीं है, चीजें बदलेंगी, लेकिन 99% चीजें यही होगी जो मैं बता रहा हूँ अभी, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। 1% चीजें बदलती हैं। अगर आपको GOC1 पता है अच्छे से तो वहां से आंसर पलटेगा और बदलेगा भी, ठीक है। और बताऊंगा अभी कुछ अलग केसेस भी मैं बताऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? ओके। अब यहाँ से बच्चों जैसे मान के चलो दे रखा है, हम बहुत बार यूज करते हैं एक्वस KOH, हम फॉलो करते हैं एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में अगर आपका हीट साथ में दिया गया है तो हम बेटा आंसर कौन सा प्रोसीड करेंगे? E1 एलिमिनेशन से, ठीक है। हीट दे रखा है यूं इस तरीके से। और अगर यहाँ पे बेस कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया है या बच्चों कोई बल्कि बेस, ठीक है, कोई बल्कि आपका एल्कोक्साइड वगैरह आयन प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर होगा E2 से, ठीक है। जैसे बीटॉक्साइड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे E2 को सपोर्ट कराएंगे, ठीक है। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया सभी को? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे बीटा इलिमिनेशन, राइट। बीटा इलिमिनेशन हमारा चल रहा था, और बीटा इलिमिनेशन में हम लोग 1,2 या बंडेज 2 करके लिख सकते हैं, 1,2 इज बेटर, ठीक है। 1,2 इलिमिनेशन, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और बीटा एलिमिनेशन यही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो या बीटा एलिमिनेशन बोलो या 1,2 एलिमिनेशन, वो बात एक ही है। अब ये जो बीटा एलिमिनेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। ध्यान दो बच्चों। पहली कैटेगरी बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका आएगा डिहाइड्रेशन। क्या आएगा बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब बच्चों क्या? अरे भाई हाइड्रेशन का मतलब पानी को जोड़ना। हम लोगों ने पढ़ा था एल्किन के साथ, याद होगा, पानी को जोड़ देना, पानी को ऐड कर देना अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, एन एल्कोहल्स बन जाना, उनको बोलते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन। करेक्ट है। अब उनको बोलते हैं हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? पानी का बाहर निकल जाना, ठीक है, हाइड्रेशन का उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहल दे रखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज CHH, नाउ दिस इज OH, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहल निकालने के लिए तो ऐसा करते हैं अपन, हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन, H और OH मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो सीधा यहाँ से क्या हो गया बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, एक बैलेंसी खाली, तो सीधा आंसर क्या मिलेगा? एल्कीन मिल जाएगा ना यहाँ से। ये हो गया देखो CH3। ये सब मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले पहले इसको समझो जरा, है ना, एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं। ये बन गया ना एल्कीन। तो इसी तरीके से बच्चों हम सेकंड कैटेगरी की बात करें बीटा एलिमिनेशन के अंदर, तो हाँ बिल्कुल प्रोपीन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब बच्चों HX का बाहर निकलना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा था, याद करो। यहाँ पे HX का एडिशन था एल्किन और एल्काइन के साथ, पढ़ा था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, याद होगा आपको। एडिशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोगों ने पढ़ रखा था। यस। तो अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? हाइड्रो हेलोजिनेशन को डी कर रहे हैं। डी का मतलब रिमूवल, उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ से हम लोग HX को बाहर निकालेंगे। यहाँ से हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला है, ठीक है। यस। तो बेटा HX को बाहर निकालने के दो रिएक्शन लिख देता हूँ मैं, छोटी सी CH3, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH, और लाइक में यहाँ पे लिख दिया है Cl, या फिर X लिख लो आप, बेटर रहेगा, बेटर भी इज X, ठीक है। X यहाँ पे इस तरीके CH, और ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट है CH2, नाउ दिस इज हाइड्रोजन। तो HX बाहर निकल गया, तो यहाँ पे दो बैलेंसी खाली होंगी, एक CH के पास, एक CH2 के पास। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों फिर से यही एल्कीन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, तो डी हैलोजिनेशन। नेक्स्ट इज डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन का मतलब क्या? हैलोजिनेशन का उल्टा। हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ H2, है ना, Cl2 Br2, इनका एडिशन, उसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। हम लोगों ने एल्कीन में पढ़ रखा था, है ना, याद होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बैक अटैक हुआ था, है ना, एंटी वगैरह पढ़ा था।
अब यहाँ सुनना बच्चों, तो डीहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हम लोग हेलोजन को बाहर निकालते हैं, राइट, हम लोग H2 को बाहर निकालते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? देखो, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जो हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन के अंदर। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी को बाहर निकालना, डी का मतलब होता है रिमूवल, यहाँ डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, ठीक है। तो HX का बाहर निकलना, बिल्कुल समझ रहे हो, एडिशन का जस्ट रिवर्स एलिमिनेशन, हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस, अब डीहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, H2 पार्ट का बाहर निकलना। जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 NCl। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों Cl को बाहर निकाल देंगे। ये सब मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले एक बार समझ तो लो कि बीटा एलिमिनेशन में हमारी कौन कौन सी क्वेश्चंस मेंस एडवांस के अंदर बन सकते हैं ना, CET में क्या क्या बन सकता है। तो बच्चों यहाँ से एक वैलेंसी यहाँ खाली, एक वैलेंसी यहाँ खाली, तो डबल बॉन्ड होके ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, परफेक्ट बच्चों। डिहाइड्रेशन के हेडिंग डालें हम लोग, बताओ जल्दी से। ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया? बीटा एलिमिनेशन हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, करेक्ट? यस बिल्कुल, थैंक यू रोहित। यस, तो अब चलते हैं बच्चों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है डिहाइड्रेशन। अपन बच्चों फोकस करेंगे, ठीक है प्लीज, और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या है बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कैसे कराएंगे, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, रिएजेंट क्या होनी चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूं मैं, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यस, इसी में लिखेंगे हम लोग OH। OH को कहां से बच्चों निकालेंगे, OH ग्रुप निकालेंगे, OH निकालेंगे फ्रॉम एल्फा कार्बन, फ्रॉम एल्फा पोजीशन हम लोग OH निकालेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन बच्चों निकालेंगे हाइड्रोजन फ्रॉम फ्रॉम बीटा पोजीशन या बीटा कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन का निकालेंगे हम लोग बीटा कार्बन से, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट ना। और ये रिएक्शन बच्चों हमेशा टेक प्लेस होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि OH तो निकालेंगे बच्चों एल्फा कार्बन से, ठीक है। यस, H कहां से निकालेंगे, बीटा कार्बन से। ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H और OH निकल के आएगा, तो बच्चों कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ही बनाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन बच्चों हमेशा आपकी प्रोसीड होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है भाई? डिहाइड्रेटिंग का मतलब बेटा, हाइड्रेटिंग का मतलब पानी को जोड़ने वाले रीजेंट, पानी को देने वाले रीजेंट, और डिहाइड्रेटिंग का मतलब जो पानी को बाहर निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर बेटा? तो डिहाइड्रेटिंग का मतलब है पानी को बाहर निकालने वाले रीजेंट, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, प्लीज आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। मेमोराइज नहीं करेंगे, रिएक्शंस करेंगे बहुत सारी, तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे बच्चों इंपॉर्टेंट आता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों P2O5 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कितनी बार यही मेंस ने एडवांस ने P2O5 का यूज किया है, H3PO4 का यूज नहीं किया है। H2SO4 का यूज बहुत टाइम से नहीं किया गया है, क्योंकि लगभग बच्चों में बता दूं कि जितने भी 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि H3PO4 क्या है, H2SO4 क्या है, वो फटाक से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। लेकिन P2O5 के बारे में हर किसी को नहीं पता, आपको ध्यान रखना है P2O5 इज ऑल्सो वर्किंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं Al2O3, वैली पॉपुलर। Al2O3 ये नेचर समझ लो, है ना, किसका काम क्या है। Al2O3 बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों POCl3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, POCl3 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, प्लीज। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं THO2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। POCl3 के साथ बच्चों हम लोग जनरली फॉलो करते हैं पायरिडीन भी फॉलो करते हैं, तो वो भी आपका सेम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ही वर्क करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और बाकी इन सबके साथ बच्चों का थोड़ी सी हीट मिल जाएगी, इन सबके साथ अगर हीट मिल जाएगी तो फटाक से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इट इज क्लियर, इजी बच्चों। H3PO4, H2SO4, P2O5, Al2O3, POCl3, पाइड्रिन के साथ THO2, थोड़ा सा हीट मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। OH कहां से निकलेगा, अल्फा कार्बन से, H कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से। इट इज क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं। तो मैं अभी यहां से क्या होगा बच्चों कि अपन को यहाँ पे क्या दे रखा होगा, अल्कोहल दे रखा होगा, सारा का सारा सैचुरेटेड होगा, सिग्मा सिग्मा बच्चों बाहर जाएंगे,
तो मैंने बताया कि एक तो OH ग्रुप बाहर जाएगा, एक H बाहर जाएगा, तो क्या होगा बेटा, लॉस होगा आपकी 2 सिग्मा का। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड का आपका लॉस होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? 2 सिग्मा बॉन्ड का तो लॉस हो जाएगा भाई, बताया ना मैंने अभी आपको, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों तो बाहर जाने वाले हैं ना बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा बच्चों यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिलीज होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 सिग्मा बाहर जाने के बाद यहाँ पे गेन किसका होगा, तो मैं लिखूंगा गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड का यहाँ पे गेन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे एक बैलेंसी इधर खाली, एक बैलेंसी यहाँ खाली होगी ना, समझ में आया? तो यहाँ से बनेगा आपका डबल बॉन्ड और ये एल्कीन का फॉर्मेशन, आया कि नहीं आया? पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा गए, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। परफेक्ट, क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो पूरी की पूरी रिएक्शन से बच्चों हाई टेम्परेचर पे होगी, लो टेम्परेचर पे होगी? कोई बता सकता है मुझे? ये पूरी की पूरी रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होने वाली है डिहाइड्रेशन, कि लो टेम्परेचर पे होने वाली है? तो बच्चों ये थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आपको पता होगा हम फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये सभी को पता है ना फॉर्मूला? डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, पहले भी डिस्कस करा था। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टी आपका यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। डेल्टा एस आपका चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ जल्दी से। 2 सिग्मा ब्रेक हुए हैं, अब 2 सिग्मा को ब्रेक करने के लिए बच्चों हीट क्या देनी पड़ेगी? अरे अधिक देनी पड़ेगी ना, बिल्कुल सही, हाई हीट देनी पड़ेगा यहाँ पे भाई। 2 सिग्मा ब्रेक करना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा डेफिनेटली। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों मुझे बताओ, जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, मैंने रिएक्टेंट आपको एक दिया था, प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों, ठीक है, मजा आएगा। यहाँ पे मैंने आपको कंपाउंड तो एक ही अल्कोहल दिया था, बने बच्चों 2 प्रोडक्ट, क्या एक तो एल्कीन बन गया सर, एक बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स। कोई कंफ्यूजन बच्चों? किसी कोई कंफ्यूजन नहीं? तो एंट्रोपी की वैल्यू भी तो बच्चों बढ़ी ना, बताओ भाई। अब रिएक्शन को बच्चों मुझे क्या करना है, फीजिबल करना है। रिएक्शन को बच्चों कन्वर्ट करना है मुझे अल्कोहल से एल्कीन के साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मैं क्या करूं? तो बच्चों फीजिबिलिटी के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों क्या लें, नेगेटिव लें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो जब डेल्टा जी अगर नेगेटिव की बात करूं, तो मुझे बताओ डेल्टा एच और यहाँ पे जो आपका टी डेल्टा एच, इसमें क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बच्चों, प्लीज बताओ। डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में से बड़ी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? अगर आपको फिजिबिलिटी चाहिए तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो भाई तभी रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी। और फिजिबिलिटी में डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये 2 टर्म है, डेल्टा एच और आपका दूसरा टर्म है टेम्परेचर और चेंज इन एंट्रोपी का मल्टीप्लीकेशन, दोनों में से बड़ा कौन सा होना चाहिए? तो डेफिनेटली बच्चों टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है, ये इट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा एच। ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बच्चों, जो वैल्यू बड़ी है तो उसका नेगेटिव सिंबल बड़ा होगा, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नेगेटिव में आंसर मिल जाएगा, तो डेल्टा जी फटाफट से नेगेटिव रिएक्शन फीजिबल हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे टी डेल्टा एस की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, ग्रेटर देन डेल्टा एच हो रही है। अच्छा, अब मैं तो यहाँ से बात कर रहा था कि प्रोसेस हमारा कैसा है, एंडोथर्मिक है। बच्चों कैसा है प्रोसेस हमारा, एंडोथर्मिक है ना। ऊपर मैंने बताया कि भाई डेल्टा एच तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ रही है? यस, पॉजिटिव भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन डेल्टा एच यहाँ पे लेस देन का मतलब नेगेटिव नहीं है। बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर टी डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा एच से तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाला मतलब नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव नहीं है, ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। 0 से छोटी नहीं है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव में ही है, लेकिन इससे छोटी है, अधिक पॉजिटिव में है, ये आपकी उससे कम पॉजिटिव में है। तो डेल्टा एच की वैल्यू आपको ध्यान देनी है कि वो आपके पॉजिटिव में ही है, लेकिन वो आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी, 0 से छोटी नहीं जाएगी। यस। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों कुछ हम इंपॉर्टेंट नोट लेने वाले हैं, देखते हैं, ध्यान दो। नॉर्मली सेकेंड डिग्री, नॉर्मली सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल goes through goes through even mechanism, even mechanism, ठीक है। इवन मैकेनिज्म से हम इसे प्रोसीड करेंगे। एक मैं नोट और लेता हूं, इन एसिडिक कंडीशन
1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल goes through even mechanism, even mechanism, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बेटा 1 डिग्री एल्कोहल की। 1 डिग्री एल्कोहल अगर बच्चों एसिडिक कंडीशन के साथ, तो वो इवन मैकेनिज्म से आंसर निकाले। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली 2nd डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल, तो वो बच्चे प्रोसीड होते हैं इवन मैकेनिज्म से, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इवन का मतलब यूनिमोलिकुलर, ठीक है। इवन का मतलब आपका यूनिमोलिकुलर। बात समझ में आ रही है? क्लियर? सभी को बात समझ में आ रही है? ओके। और बच्चों जो इवन मैकेनिज्म है, वो आपको पता है कि इवन मैकेनिज्म के अंदर क्या देखने वाला है? कार्बोकटाइंस, ठीक है। कार्बोकटाइंस अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट है? यस। तो यहाँ पे कार्बोकटाइंस जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि रिअरेंजमेंट वगैरह जो भी होगा वो उसको हम करेंगे। और यहाँ से थर्मोडायनेमिकली हम अगर बात करते हैं कि जो कार्बोकटाइन मैकेनिज्म है, थोड़ा देखते हैं इसको कि कार्बोकटाइन मैकेनिज्म में जब आपका रिअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो मैं पूछना चाहता हूँ थर्मोडायनेमिकली एक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है टीसीपी के केसीपी है। तो मैंने पूछे हैं कि जो कार्बोकटाइन जो मैकेनिज्म जब होता है उसमें रिअरेंजमेंट होता है, तो क्वेश्चन हमारा है कि ये केसीपी प्रोडक्ट बनाएगा कि टीसीपी बनाएगा। तो यहाँ बच्चों जो रिअरेंजमेंट जब होता है ना, तो रिअरेंज होने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट होता है। अरे भाई, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट होता है ना, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होना होगा। तो बच्चों जब मोर स्टेबल कार्बोकटाइन जनरेट होगा तो वो आपका केसीपी नहीं हो सकता, वो टीसीपी होगा। जब कार्बोकटाइन मैकेनिज्म के अंदर रिअरेंजमेंट होता है, तो बच्चों को हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड कि वो टीसीपी होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। केसीपी आपको नहीं होगा, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, स्टार्ट करें बच्चों कुछ क्वेश्चंस अल्कोहल्स को लेके। समझ में आ गया टीसीपी और केसीपी? चलो लेते हैं क्वेश्चन इसके। तो क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, RCH NOH NaCH3। इसके सामने बच्चों मैंने यूज किया है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या आंसर बनेगा? इसमें से अल्फा कौन होगा? मैंने बोला था जहां OH अटैच है वो अल्फा होता है, इधर वाला बीटा होगा, या फिर बीटा इधर भी हो सकता है। बीटा इधर मैंने एल्काइल पहले से बना दिया। या फिर आपके बाकी जितने भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो मैंने बोले थे, वो सारी के सारे आपको ध्यान रखने हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो क्या आंसर बनेगा? यहाँ से आंसर बच्चों बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म के साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि भाई सबसे पहले आएगा H2SO4 आएगा ना, तो डबल बॉन्डो, नाउ दिस इज OH एंड OH, यही तो होगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से बच्चों कोई सा भी निकाल दो, एक एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, एसिडिक हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन में क्या होगा कि इसके पास प्रेजेंट है लॉन पेयर, तो H प्लस यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा, तो H प्लस का अटैक हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। हो गया प्रोटोनेशन, पहली स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया कि भाई एसिड ने निकाला H प्लस, उसको रिलीज कर दिया, तो हाइड्रोक्सी OH वाला सेक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स वाले सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो लगभग। तो यहाँ से आपका जो मिल जाएगा वो होगा आपका R एल्काइल पार्ट, और बच्चों यहाँ पे CH, नाउ दिस इज OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका CH3। अब पॉजिटिव आया ऑक्सीजन पे तो फटाफट सिग्मा ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इवन मैकेनिज्म के थ्रू बच्चों रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है, इवन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है। कार्बोकटाइन बन चुका है। अब इसका बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ये RDS होती है नीचे वाली स्टेप, या आपकी देखो प्रोटोनेशन इज फास्ट स्टेप, बिकॉज H प्लस एन बहुत तेजी से लॉन पेयर पर अटैक करेगा, वो फास्ट स्टेप होगी, ये स्टेप आपकी फास्ट होगी। सेकेंड स्टेप आपकी स्लो स्टेप होती है जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बच्चों फास्ट स्टेप होगी। तो सीधा आंसर बन जाएगा RCH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। अब ये कार्बोकटाइन है, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा से बच्चों निकल जाएगा हाइड्रोजन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों दूसरा चीज, यहाँ से क्या मिला था? ये बच्चों यहाँ से बन गया था आपका S डबल बॉन्डो O माइनस, यही तो आया था।
तो ये कैसा है, कंजुगेट बेस की तरह वर्क करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट विल वर्क एज कंजुगेट बेस। तो बेस बच्चों यहाँ से निकालेगा हाइड्रोजन एक, अरे बीटा, बीटा से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, तो फिर से बन जाएगा वो H2SO4। जब वो H+ की फॉर्म बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आंसर बनेगा RCH डबल बॉन्ड और आपका CH2। ठीक है, तो एल्कीन आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर, नो डाउट। जो आपका H2SO4 से जो रिलीज हुआ था आपका NiN, वो वीक था, है ना, वो वीक बेस था, नो डाउट। लेकिन वो वहां से क्या करेगा, वीक बेस आपको दिख रहा है, तो फटाक से वहां से निकालेगा हाइड्रोजन और लेके बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस करें इसके ऊपर, चलो लेते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे, अब आप आंसर निकालना, CH3 कार्बन, मैंने बहुत कुछ ओवरव्यू आपको दे दिया है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो। CH2NOH, इसके सामने फॉलो किया है बच्चों मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम P2O5 वगैरह भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी आंसर बनेगा। सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा, रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ सब कुछ दिखना है, रिलेजमेंट वगैरह भी दिखना है, सब कुछ। तो पहले क्या होगा, एसिड से निकलेगा, यहाँ से H+ है, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ठीक, अब क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, रिअरेंजमेंट होगा बेटा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी। तो मिथाइल हाइड्रोजन तो है नहीं, वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिजल्टेंट हमारा आंसर बन जाएगा CH3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज, एक CH3 यहाँ बचेगा, और इधर आपका हो जाएगा CH2, और यहाँ पे मिलेगा आपका CH3। फिर क्या होगा बच्चों, वो वीक बेस, तो एसिड रिलीज हुआ था HSO4 माइनस, है ना, वो निकालेगा हाइड्रोजन। अब जल्दी से बताओ बच्चों, β1 इसको मान लें, β2 ये हो गया है, β3 ये हो गया है, बिकॉज ये तो अल्फा होगा ना, अभी अल्फा बन चुका है। तो β1 β2 β3 कहां से निकालूं मैं, किस जगह से निकालूं हाइड्रोजन, जल्दी से बताओ। यस, अरे भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से बच्चों पहला स्टेप तो फास्ट हो जाएगा, बट सेकेंड स्टेप में यहाँ पे मिलेगा HSO4-1, इट विल वर्क एज ए वीक बेस। आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो वीक होते हैं, तो वीक बेस के सामने एल्कोहल है तो इवन ही तो होगा। हमने अभी पढ़ा था बच्चों स्टार्टिंग में, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कार्बोकेटन का रिअरेंजमेंट क्यों करा रहे हैं, तो अरेंजमेंट कराने के पीछे रीजन ये है कि बिकॉज HSO4- वर्क एज वीक बेस। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वीक बेस के सामने बच्चों अरेंजमेंट तो हो गई ना, इवन मैकेनिज्म होगा। तो निकालो आंसर जल्दी से, क्या बन जाएगा। यस, कहां से निकालूं, मेजर आंसर कौन सा होगा, β1 β2 से निकालोगे तो आंसर तो सेम ही होगा, होगा ना सेम आंसर। ठीक, तो कहां से निकाला जाएगा, कहां से निकालेंगे, सेटजेप इज ए मेजर आंसर, सेटजेप इज ए मेजर आंसर, बिल्कुल सही, सेटजेप आपका मेजर आंसर होगा। तो मैं β3 से निकालूंगा, बिल्कुल सही आंसर है, β3 से निकालूंगा अगर मैं, तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड NCH2। अब चेक करो, चलो मैं बीटा 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 बने β2 कहीं से निकालो तो वहां तो आंसर सेम बनेगा, चलो वहां से निकालते हैं एक बार। तो वहां से बन जाएगा, सपोज ये CH2 हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, और ये आपका नीचे CH3 1 2 3, एंड इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका C2H5 लिख लो, या फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे CH2NCH3 चेक करो, दोनों में से किसके पास मैक्सिमम है, इवन है तो सेट जब वाला मेजर। इसके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ दे रखा है, तो तीन तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, कितने हो गए बच्चों, 6 हाइड्रोजन ना, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने होंगे चेक कर लो, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे, ओनली 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर आंसर बच्चों यही होगा, और यही होगा आपका सेट जब प्रोडक्ट, एसपी प्रोडक्ट आपका यही होगा। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन दूं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को लेकर आपको बताना रेट। ठीक है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा, मतलब एल्कोहल कहां से तेजी से आपका यहां से आपका रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे ये ऑप्शन दिया मैंने, कार्बन, CH3 CH3 CH3, नाउ इट इज OH। बी ऑप्शन दिया मैंने यहाँ पे, सपोज CH3 हाइड्रोजन एंड CH3, नाउ इट विल कनेक्ट विद कार्बन एंड दिस इज OH। और सी मैंने ऑप्शन दिया आपको यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, एंड नेक्स्ट CH2 एंड CH3।
और यहाँ पे मुझे जोड़ना है अल्कोहल, तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा इसका OH वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे ABC। ABC तो बेटा यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना, कहाँ पे फास्ट होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों बाहर जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे OH OH सेक्शन हर जगह दिख रहा है, तो अल्फा पे OH मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये अल्फा है, इसका ये अल्फा कार्बन होगा, इसमें यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगा, तो बेटा रेट कहाँ पे फास्ट होगा। ऑर्डर क्या बनना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ACB। बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर। दीप्ति आपने गलती कर दिया है, संदेश ने सही किया है, ACB। यस, बाकी लोग भी आंसर करो, ACB। विग्नेश यू आर करेक्ट। यस यार देखो बिल्कुल सही था, आपने एक गलती करी, यहाँ पे निकाला आपने OH तो पॉजिटिव यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे निकाला मैंने OH तो पॉजिटिव यहाँ पे आया, ये निकाला OH तो पॉजिटिव यहाँ पे आया है। ये पॉजिटिव बच्चों इधर हाइपर कंजुगेशन करेगा CH3 के साथ, इधर से रेजोनेंस से भी स्टेबल होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर बच्चों, परफेक्ट। यस, ये सेकंड डिग्री तो दिख ही रहा था सर, हाइपर कंजुगेशन भी दिख रहा था, प्लस सर यहाँ पे आपका रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी मिल रही थी, ज्यादा स्टेबल हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि सी के साथ तो ये हो रहा है, अच्छा बी के साथ क्या होगा, तो बी के साथ देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन, भाई 2 ही CH3 मिलेंगे। अच्छा इधर आ जाओ तो 1 2 3 3 CH3 है, तो ये थर्ड डिग्री है। अच्छा तो हमारा जो ऑर्डर क्या होगा वो समझो, बहुत सारे बच्चों ने सी पहले कर दिया है, और जिसका मैंने आंसर बहुत पहले भी आपको दिया था जब SN1 मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, जब थर्ड डिग्री याद करो, SN1 में SN2 में डिस्कस किया था, SN1 के अंदर। ठीक है, यस, तो जो थर्ड डिग्री होगा ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बच्चों होती है एज कम्पेयर टू सेकंड डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड डिग्री वाला, ध्यान रखना इस रूल्स को, प्लीज ध्यान रखना, गलती यहाँ से होगी। थर्ड डिग्री बेटा सेकंड डिग्री प्लस रेजो, ठीक है, ये आपकी इसके बाद में आएगा, और सबसे लास्ट में होगा आपका कि ऊपर वाला भी कैसा था, थर्ड डिग्री था, ये वाला सेकंड डिग्री था, तो ये आएगा आपका लास्ट में, सेकंड डिग्री लास्ट में, और इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर बन जाएगा A, फिर आपका आ जाएगा C, और फिर आपका आ जाएगा B। दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स बिल्कुल यहाँ पे मिलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप बताना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब बताना जरा। ठीक है, यस, क्वेश्चन है आपका CH3 CH3 CH3, और यहाँ बच्चों प्रेजेंट है कार्बन, और नाउ दिस इज OH फर्स्ट कंपाउंड, एंड सेकेंड कंपाउंड मैंने यहाँ दिया है बेंजीन, और बेंजीन के साथ बच्चों दिया है मैंने CH, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, और ये आपका CH3 C कंपाउंड। ठीक है, यस, ये आपका यहाँ से अलग है। ठीक है, A B N C हम देते हैं यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन के साथ बच्चों यहाँ पे हम दे लेते हैं सपोज CH2 एंड OH। चलो अब बताओ, सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या ऑर्डर होना चाहिए। यस, देखो बच्चों फर्स्ट में से अगर हम OH बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ये बाहर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, नो डाउट इट इज थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ से OH बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी, ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, बट बच्चों बेंजाइलिक भी है, लिसन केयरफुली, दिस इज बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक है तो बच्चों नीचे से रेजोनेंस तो होगा, स्टेबिलिटी होगी उसकी, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव बच्चों आपका सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ बेंजाइलिक वाला सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, बेंजाइलिक सेक्शन आपको मिलेगा। तो अब बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो बच्चों प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर बनेगा करेक्ट ऑर्डर, उसमें क्या होगा, उसमें सेकेंड डिग्री प्लस बेंजाइलिक, कॉन्सेप्ट को समझ लो ध्यान से, सेकेंड डिग्री प्लस बेंजाइलिक मोर होगा, उसके बाद बच्चों आएगा थर्ड डिग्री, उसके बाद आएगा आपका 1 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, लिसन केयरफुली, 1 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, और उसके बाद बच्चों आते हैं आपकी एलाइलिक। ठीक है, एलाइलिक का मतलब, एलाइलिक वाली जो कैटेगरी मैं बता दे रहा हूँ, एलाइलिक में आपको क्या ध्यान देना है कि सेकेंड डिग्री प्लस रेजो वाला सेक्शन, और उसके लास्ट में आपका आएगा सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर है, प्लीज यहाँ से आपको फंसाया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री प्लस बेंजाइलिक, ध्यान दो, यस द प्लीज, उसके बाद थर्ड डिग्री, फिर कौन सा आएगा, 1 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, ध्यान दो, 1 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, फिर बच्चों कौन सा आएगा, एलाइलिक,
एल्डिहाइड के अंदर कौन सा, आपको पता है एल्डिहाइड में बेंजीन तो होता ही नहीं है, रेजोनेंस होता है बट बेंजीन नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड डिग्री प्लस रेजोनेंस वाला सबसे लास्ट में आपका सेकंड डिग्री। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? सबसे पहले सेकंड डिग्री प्लस बेंजाइलिक मतलब बी, बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर कौन सा होगा थर्ड डिग्री वाला मतलब ए, बी ए, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज इसको ध्यान से रख लो। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पढ़ी हो, करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं फिर से लेता हूं, यहां मैंने लिया है बेंजीन, नाउ दिस इज कार्बन हाइड्रोक्सी सेक्शन CH3 एंड CH, इसके सामने मैंने फॉलो किया है कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट किया है। फॉर्म करो क्या आंसर होगा। यस, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने कुछ आपको इस तरीके से दे दिया है, हाइड्रोक्सी और इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 नाउ हीट, और इसके साथ में देता हूं थर्ड में आपको दे रहा हूं कुछ इस तरीके से बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रोमीन और इसके साथ मैंने फॉलो कराया है 10 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ फॉलो किया है 60 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्व करो। फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, स्टाइरीन। ओके ओके संदेश, यस। बाकी लोग भी पॉइंट आउट करो बेटा, क्या आंसर बनेगा। यस, अरे फर्स्ट वाले में OH बाहर निकाल दो भाई, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस पॉजिटिव को मिनिमाइज करना होगा, है ना। H2SO4 से आया H प्लस आयन, वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर बाहर चला गया, बचा है HSO4 माइनस, वीक बेस है, SN1 को सपोर्ट करेगा, कोई डाउट नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वैसे मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, ये आपका नीचे तो बेंजीन रहेगा बच्चों, वैसे तो बाहर गया, यहाँ पे ये मिला होगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिला होगा, राइट है। और बेंजीन के पास तो हाइड्रोजन नीचे कुछ कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से निकाल दो बाहर इस पोजीशन से, ठीक है। अगर ये अल्फा होगा तो बीटा ये होगा, बीटा 1, बेंजीन वाला कार्बन भी बीटा 2 होगा, उसके पास तो हाइड्रोजन की बेटा होगा नहीं, बैलेंस तो पहले से पूरी है ना उसकी। यस, तो बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लगा लो आप डबल बॉन्ड NCH2, हो गया आंसर, बिल्कुल। इसी तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज इसको मैं होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चंस को होमवर्क दिया मैंने, ट्राई करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई करना, सॉल्व करना, फिर बताना क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे बताना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन हीट, सॉल्व करो इसे, क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोक्सी इन दी प्रेजेंस ऑफ सेम डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन हीट, व्हाट इज आंसर, जल्दी से निकालो बच्चों। फर्स्ट का क्या बनेगा, फर्स्ट का तो इजी है भाई, यहाँ से रिलीज होगा H प्लस आयन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके लॉन पेयर्स, अटैक करेगा H प्लस, वाटर बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर चला गया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, पॉजिटिव बच्चों आ जाएगा ना उस रिंग के ऊपर ही, क्वेश्चंस देख लो बच्चों, है ना, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये तो अल्फा हो गया, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा 1 होगा, ये बीटा 2 होगा, दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन, तो कहीं से भी बाहर निकालो, कहीं से भी निकालो बाहर, है ना, बिकॉज बचेगा ना यहाँ से HSO4 माइनस 1 वीक बेस, तो इलिमिनेशन होगा, इवन वाला कैटेगरी का डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, हो गया आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, OH बाहर निकालो जल्दी से, H2SO4 से H प्लस आयन आया, उसने निकाला यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, क्या रिंग एक्सपेंशन होगा, रिरेंजमेंट होगा, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ बच्चों। यस, हाँ, रिजल्टेंट आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा, पॉजिटिव तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये रिंग जो होगी इसके साथ पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। यस, परफेक्ट। अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, बिल्कुल, क्या कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, क्या करोगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बताया था मैंने, 4 वाली 3 में भी जाती है, जब रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो, रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव प्रेजेंट हो तो 3 में जाएगा, तो डांसर रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल उसी संदेश, एक्सपेंशन होगा। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 4 वाली को देखते ही 3 में कन्वर्ट करके आंसर बना देते हैं, पहला ऑप्शन होता है, खुश हो जाते हैं, लेकिन गलत आंसर हो जाता है, एक्सपेंशन होगा बिल्कुल।
पॉजिटिव बाहर है, रिंग एक्सपांशन, चाहे तो इस वाले सिग्मा को उठाओ और चाहे इस वाले सिग्मा को निकालो, इन दोनों में से किसी भी सिग्मा को बाहर की तरफ शिफ्ट कर दो। तो इस बॉन्ड को मैं, ये बॉन्ड कुछ यूं है ना, इसको ऐसे घुमा दो नीचे की तरफ, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ये लो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ, या फिर उस तरफ वाले रिंग को घुमा दो, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। हो गया ना ऐसे, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट हो जाएगा, इस पोजीशन पे। तो ये वाला बॉन्ड तो फिनिश हो गया। अब ये पूरी पूरी की पूरी काउंट की जाएगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। 1 सेकेंड में 5 की रिंग बना लूं यहाँ पे, यस, कुछ इस तरीके से पॉजिटिव यहाँ मिलेगा एडिशन पोजीशन, हो गया ना पॉजिटिव। अब रिअरेंजमेंट होगा, अब रिअरेंजमेंट सेकंड डिग्री। अब ये सेकंड डिग्री ऐसा मत कर देना है कि पहले रिअरेंजमेंट कर लो, शायद सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री में कन्वर्ट, यहाँ पे सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री में कर दूं कन्वर्ट, गलत आंसर। पहले एक्सपेंशन देन रीअरेंजमेंट। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये सेकंड डिग्री है, इसको कन्वर्ट करो थर्ड डिग्री में, तो इसके पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो मिथाइल शिफ्ट आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग, इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, एच को यहाँ पे लेके आ जाओ, बस दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग, ओनली हाइड्राइड शिफ्टिंग। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 5 का रिंग कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बस अब कोई तकलीफ नहीं है। तो निकाल लो, ये बीटा हो गया, एक बीटा ये, एक बीटा ये। समझ में आ गया। बताओ कहां से आंसर बनाया जाए। मोस्ट स्टेबल एल्कीन देखना है, इवन मैकेनिज्म है, सेट द मेजर आंसर। तो बीटा वन बीटा, ये देखो, ये इन वाले बीटा से निकालोगे तो आंसर सेम बनेगा। तो आप जरा चेक करो कि मैंने एक तो कंपाउंड बनाया है कुछ यूं, डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक तो ये बन गया। एक दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बन सकता है प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से कि इसके साथ मैंने बाहर की तरफ डबल बॉन्ड लगा लिया, भाई वहां से भी तो आ सकता है हाइड्रोजन, ठीक है। चेक करो कहाँ पे ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा बेटा यहीं मिलेंगे। देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे देखो इधर 3, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दिस वन इज मेजर, तो ये हो जाएगा हॉप आपका मेजर, आपका सेट जा प्रोडक्ट, ठीक है। यस, तो दिस वन इज मेजर आंसर। समझ में आया सभी को, अरे समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, चलो करके दिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैंने दिया है, यस, डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया और इसको यहाँ पे ऐड किया है, और ये OH। अब फॉलो करो, एरो पे दे रखा है H प्लस साइन और दे रखा है हीट। इसका मतलब H प्लस का मतलब क्या है, वो किसी एसिड से आया होगा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तरह वर्क करेगा, OH सामने है, इसके पास आपके लोन पेयर से, ये H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर से, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालेगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या आंसर बनेगा, कोशिश करो और आंसर निकालो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुछ यूं, और यहाँ पे दिया है मैंने OH और ये OH इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन एंड हीट। देखो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। ये सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, क्या आंसर बनेगा प्लीज। देखो यहाँ से फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों बहुत इजी था, पॉजिटिव यहाँ पे, यहाँ क्या है, क्या करेगा यहाँ पे, क्या पोजीशन होगी, ये 5 की रिंग दे रखी है बच्चों, एक्सपेंशन करनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये 5 की रिंग है, 6 में तो जाएगी ना बच्चों। एक तो सिग्मा ये दिख रहा है, आप प्लीज ध्यान दो, एक सिग्मा ये दिख रहा है, एक सिग्मा आपको यहाँ दिख रहा है, तो एक कोई एक सिग्मा को बाहर सीधा खड़ा कर दो। तो मैंने बच्चों क्या करा है, इस सिग्मा को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला सिग्मा ब्रेक हो गया ना। तो रिंग कितने की बनेगी, रिंग बच्चों 6 की बन जाएगी, और वो रिंग कौन सी होगी, देखो ये होगी, ध्यान दो, इस कलर से मैं कर रहा हूँ, ये देखो रिंग कुछ ना ऐसी होगी इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना सभी को, ये रिंग इस तरीके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। 6 की रिंग बन चुकी है पॉजिटिव चार्ज, अब बाकी डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पे, समझ में आ गया। तो 6 की रिंग बना लो यार सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से एसिड होगा तो एक एनाइन मिलेगा, ठीक है, वीक बेस होगा, तो वीक बेस बच्चों क्या करेगा जल्दी से बताओ, वो निकालेगा H प्लस आयन को, निकालो वहां से इस जगह से, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रिलीज कर देगा, यहाँ पे होगा ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ये बीटा पोजीशन होगी ना, ये बीटा पोजीशन, यहाँ से बीटा से मिलेगा नहीं, ऊपर से ही मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों रिजल्ट आंसर क्या मिलेगा, बेंजीन, बिल्कुल से आंसर। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया था, बिल्कुल सही आंसर दिया, बेंजीन, बेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट, देख सकते हो, बेंजीन भी बन सकता है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है, इससे आंसर क्या बनेगा।
क्या आंसर बनेगा? 2h दे दिया मैंने, अब बताओ आंसर क्या बनेगा? तो अब ये जो H प्लस साइन है ये एक्सिस में होगा, ले लेते हैं एक्सिस में। चलो मैं लिमिटेड सप्लाई दूंगा तो किसी एक OH को बाहर निकाल देगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको एक्सिस में दिया है बिकॉज 2 मोल्स मैंने OH दिए हैं, इसलिए 2 मोल्स ले लो आप H प्लस आयन, या फिर एक्सिस में ले लो। तो ये क्या करेगा, एक बार तो OH यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा भाई, 2H प्लस आयन है, आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव कहाँ होगा? पॉजिटिव कहाँ होगा? यहाँ इस पोजीशन। पॉजिटिव कहाँ पे? यहाँ पे। अब बताओ, ये बन गया है कुछ यूं, डबल बॉन्ड यहाँ सामने पॉजिटिव, और एक बार पॉजिटिव यहाँ पे, ये बना आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी बेंजीन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे भी बेंजीन बनाया, या बिल्कुल सी आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बेंजीन ही बनेगा। अब ये दो दिख रहे हैं ना, अब क्या करें? अरे इसको सीधा भी खड़ा कर सकते हो। तो ये सिग्मा दिख रहा है आपको, ये वाला सिग्मा, एक सिग्मा आपको ये दिख रहा है ना, 2 सिग्मा दिख रहे हैं। तो ये सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों दिख रहे हैं ना, इसको बाहर ये इधर एक्सटेंड करेंगे, ये इधर एक्सटेंड करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? दोनों करेंगे बाहर से एक्सटेंड। तो भी 4 की रिंग थी, वो 4 वाली एक करेगा इधर से एक्सटेंड, ऊपर वाला तो 5 में कन्वर्ट होगा, नीचे वाला करेगा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 की रिंग बन जाएगी। और पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ होगा? अपोजिट साइड में होगा लगभग। आप देख लेना ध्यान से, ये रिंग आपको मैंने 6 की रिंग बनाऊं तो ये कुछ यूं बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, तो अपोजिट में पॉजिटिव, एक पॉजिटिव यहाँ पे, एक पॉजिटिव यहाँ पे। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तो समझ में आ गया। अब इधर प्रेजेंट है आपके हाइड्रोजन दो दो, एक एन दो, एक एन दो हाइड्रोजन, बीटा पोजिशन है ना, निकाल दो बच्चों यहाँ से इधर, इसको इधर। भाई साहब आंसर वही मिला जो ऊपर वाले मिला था, बेंजीन इज द रिजल्टेंट आंसर। क्या समझ में आया? इट इज क्लियर? समझ में आया बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, वो होमवर्क के लिए देता हूं, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, डबल बॉन्ड और यहाँ पे 5 की रिंग है, और यहाँ पे OH है, और इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है H प्लस आया, ठीक है, और सॉल्व करना क्या आंसर बनेगा यहाँ से। ठीक, यस, ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं E2 मैकेनिज्म, ठीक है, E2 मैकेनिज्म इलिमिनेशन। इवन भी क्वेश्चंस किए हैं। एक बचा है पैटर्न बच्चों आपका पिनाकोल और पिनाकोल रीअरेंजमेंट, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, एडवांस सेक्शन का है वो, ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं E2 पे। तो E2 जो है वो आपका बायोमोलिकुलर, प्रीवियस क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने, ठीक है, मैंने आंसर्स भी देखे हैं। बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, 2 का मतलब है बायोमोलिकुलर। इसके मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताया भी है, हम बात करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो जो E2 मैकेनिज्म है, इसमें हम लोग ऑब्वियसली बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा E2 के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज, इट इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसके रेट को लेकर। अगर रेट पे क्वेश्चन आता तो क्या करना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन आता है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, तो ये डिपेंड करता है बच्चों रिएजेंट के ऊपर भी। किस पे डिपेंड करता है? रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपकी एक ही स्टेप में एक्शन प्रोसीड हो गई थी, वहां सबस्ट्रेट भी आया था और वहां पे रिएजेंट भी आया था, मैंने अभी इनिशियली आपको बताया था। तो पहली स्टेप इट इज बायोमोलिकुलर, सेकंड स्टेप ये इसका रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे और रिएजेंट के सबस्ट्रेट, ठीक है, दोनों के ऊपर। तो दैट्स व्हाई दिस इज बायोमोलिकुलर, ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करने वाला है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 थी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था। ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो ट्रांजिशन स्टेट में बच्चों ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों एक साथ ही होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, मैंने बताया था, एक साथ हम प्रोसीड करते हैं। और किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, तो रेट बच्चों क्या होगा? 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री। क्या ये रेट होगा? कोई बताएगा मुझे? क्या इसका रिएक्टिविटी रेट आपका ये होगा 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1 डिग्री? मैंने आपको बताया था बल्किनेस के साथ, ओके, यस। अब देखते हैं यहां से इसके थोड़े से मैग्नेम सेक्शन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। वो आपका हो चुका है अभी, ठीक है, उसको मैंने बताया भी था, ठीक है।
अच्छा, मैंने एक पॉइंट बताया कि स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्शन भी शो करता है, स्टीरियो केमिकल एग्जांपल भी शो करता है। जैसे मैं चलो एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ से, यहाँ पे क्लोरीन लिया है मैंने, यहाँ ड्यूटेरियम लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये CH3 है, यहाँ पे CH3। इसके सामने मैंने फॉलो किया है एल्कोहलिक KOH प्लस बच्चों यहाँ पे हीट है। ठीक है, क्या आंसर बनेगा यहाँ से? एल्कोहलिक KOH नो डाउट स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में है। क्या आंसर यहाँ से आपका फॉर्म हुआ? फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, CH3 हाइड्रोजन एंड ये क्लोरीन है, इधर आपका ये CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे ड्यूटेरियम दिया है। ठीक है, और इसके साथ मैंने फॉलो किया है वही एल्कोहलिक KOH एंड प्लस बच्चों हीट। ठीक है, एल्कोहलिक KOH एंड हीट, इन दोनों दोनों का आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी देता हूं। ठीक है, इसको ट्राई करना और जरूर आंसर निकालना। एंटी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एंटाई सेक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके सामने हम फॉलो कर लेते हैं C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड। तो डेफिनेटली इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और इसका भी आंसर आपको निकालना है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क को और इनको ट्राई करना।